स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है दार्जिलिंग का, दार्जिलिंग के खूबसूरत पहाड़ों का, खूबसूरत गाँव का। लेकिन कुछ गांव दार्जिलिंग के जितने खूबसूरत हैं, उनके राज उतने ही डरावने हैं। ऐसा ही एक गांव दार्जिलिंग का जिसका ये किस्सा है। अरविंद, जो एक पेशे से इंजीनियर हैं और साथ के साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर का भी इनकी जो पोस्ट है। अब इनका जो मेन काम है, इनकी जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज ऐसी फर्म्स को, ऐसी कंपनीज को जो फैक्ट्रीज लगाती हैं अलग अलग जगह पे, लोकेशंस पे। इनका काम क्या होता है कि वहां पर जाके उनको फैसिलिटेट करना, वहाँ उनको फैक्ट्री बनाने के लिए सारा जो भी होता है, पहले उनके लिए ज़मीन तैयार करना, सारी तैयारी करना, और जब सब कुछ रेडी हो जाए तो फिर उसके बाद उसकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में हेल्प करना। और इनका जो काम बेसिकली था, वहाँ तक अगर कोई रास्ता नहीं पहुँच रहा, कच्चा रास्ता है, रास्ता पक्का कराना, और जो ज़मीन है उसको बिल्कुल समतल करा के, बैलेंसिंग करा के इक्विपमेंट्स के थ्रू, और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन में साथ देना। इनका जो, जैसा मैंने पेशे की बात की है कि भाई घूमने फिरने का ये सारा काम, बाहर का सारा काम ही है। अब ये दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं और दार्जिलिंग के कुछ ही दूर जो ये गांव है, और बेसिकली जो ये इलाका है, ये जंगल का इलाका है। बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला इलाका नहीं है, और जो गांव है वहाँ के, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ आबादी वाले नहीं है, कम ही आबादी वाले हैं। लेकिन ऐसा गांव जंगलों के बीच में, जिनके बारे में ये जानने वाले हैं, इन्होंने कभी सुना भी नहीं था। क्या था ऐसे गांव में, क्या इस गांव का कुछ खौफनाक रहस्य था, ये तो इनको आगे चल के पता लगने वाला था। अब ये पहुंचते हैं सुबह के समय में उस गांव में, या यूं कहें कि उस गांव के नेबरिंग गांव में, उस गांव के पड़ोसी गांव में। वहां पर इनकी मुलाकात वहां के सरपंच से होती है। उनको पता लगता है कि, वैसे तो पहले भी पता होता है कि बस कुछ ही दूर जो है वो फैक्ट्री बनने वाली है, तो उसकी वजह से ये खुश भी होते हैं कि भाई अब कुछ काम भी मिलेगा हमारे जो लोगों को। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को शहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। कुछ गाँवों के लोगों में विद्रोह भी होता है कि भाई जो ये नेचर है यहाँ पर, इनका कुछ दखलंदाजी होगी। लेकिन फिर भी जो रिव्यू थे, जो इनके मिक्स थे, रिएक्शन इनके मिक्स थे। और फैक्ट्री तो बनने वाली थी क्योंकि ज़मीन खरीद ली गई थी। अब फैक्ट्री की तैयारी के लिए इनको ज़मीन की तरफ जाना था, जो इनके गाँव से कुछ दूरी पर थी। अब ये जो गाँव है, ये कुछ इनके आगे एक पहाड़ी थी, और पहाड़ी का वो सीधा रास्ता था। अब जब ये सारी बात करते हैं कि भाई हम सारी तैयारी करने वाले हैं, कुछ ही देर में ट्रक आने वाला है, जिस ट्रक में इक्विपमेंट्स पड़ी हुई हैं, हम उस इक्विपमेंट से सारा काम अपना कराएंगे, समतल वगैरह सब कुछ कराएंगे। अगर सड़क बनाने की ज़रूरत पड़ी वो भी बनाएंगे। हाँ, मुझे अपने काम के लिए कुछ मज़दूरों की ज़रूरत है। अब जब ये बात चलती है तो सरपंच साहब कहते हैं कि हमारे कुछ लड़के हैं, लेकिन वो उस ज़मीन की तरफ जाएंगे नहीं। अब जब ये बात सुनते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसी भी क्या बात है, ये जहाँ तक मेरा जो मैप बता रहा है, मैप के हिसाब से जो वो ज़मीन है वो इस जगह से कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, कुछ 20 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर हम इनको एक गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे, और गाड़ी इनको लेकर भी जाया करेगी, लेकर भी आया करेगी, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि जो सरपंच है वो कहते हैं कि नहीं, इसका कारण ऐसा नहीं है कि हमें कोई आने जाने में दिक्कत है, हम चाहें तो पैदल भी आ जा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उस गांव के पास नहीं जाएंगे। तो अरविंद कहते हैं कि कौन सा गांव? तो सरपंच साहब कहते हैं कि वही जो आपकी जहाँ पर फैक्ट्री बननी है उसके पास का गांव। अब अरविंद हैरान होते हैं, लेकिन अभी ये बात कर ही रहते हैं तो उनको पता लगता है इनके ड्राइवर के थ्रू, जो इनका साथ में ड्राइवर था, कि जो ट्रक आ रहा था वो फंस चुका है क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है। अब जो ट्रक है वो पता नहीं जब तक रोड क्लियर नहीं होगी तब तक कैसे आएगा। ये इनके लिए काफ़ी परेशानी का सबब था, क्योंकि जो ट्रक में कैंप्स थे, मतलब बनाने के लिए टेंट वगैरह थे, सब कुछ थे, उसी में थे। अब ये रात को विश्राम कहाँ पे करेंगे, इनको साइट देखने भी जाना था। तो इनका तो यही प्रोग्राम था कि साइट पे जाके वहाँ पर ये सब कुछ पहले साफ सफाई कराएंगे, झाड़ियों झूड़ियों को, फिर उसमें वहीं पर टेंट लगाएंगे, और जो मजदूर वगैरह वहीं पर रहेंगे। अब जब इक्विपमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर मजदूरों को क्या काम है। हाँ, ये था कि कुछ झाड़ियाँ वगैरह साफ कराने के लिए मजदूर चाहिए थे, लेकिन अभी वो भी बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि सरपंच जी ने तो साफ साफ तौर पर मना कर दिया था कि भाई हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको मजदूर। और इसका कारण जब बार बार पूछा जाता है अरविंद की तरफ से, तो फिर वो बताते हैं कि जो वो गांव है ना, वो गांव में कुछ ठीक नहीं है।
खास तौर पर वो गाँव मर्दों के लिए ठीक नहीं है। अब जब ये बात होती है तो अरविंद कहता है कि मैं समझा नहीं, मतलब क्या कुछ, मतलब शिकारी वगैरह कुछ ऐसी बात है? तो सरपंच साहब कहते हैं कि वहां पर रहती है डाकनी। अरविंद अपने जीवन में डाकनी नाम का शब्द पहली बार सुन रहे थे। वो सुनते हैं और कहते हैं कि डाकनी क्या है, कुछ शिकार शिकुर करती है या कुछ डकैत डुकूत है कुछ? सरपंच जी ये बात सुनकर हंसने लग पड़ते हैं। शायद वो अरविंद की मूर्खता पे हंसते हैं और कहते हैं कि डकैत होती तो हम संभाल लेते, लेकिन वो उससे बढ़कर काफी कुछ है। तो अरविंद कहते हैं कि मैं समझा नहीं। कहते हैं कि यूँ समझो कि वो एक डायन है या उससे भी बढ़कर चुड़ैल। जब अरविंद बात सुनते हैं तो वो हंसने लग पड़ते हैं कि सरपंच साहब चलो माना आप गांव में रहते हो, लेकिन अब देखो ना जमाना कितना परिवर्तन लेकर आया है और आप अभी भी ये भूतों चुड़ैलों में फंसे हुए हो। तो सरपंच साहब कहते हैं कि भाई अब आप मानो ना मानो हम कुछ नहीं कह सकते, और इस रास्ते से भी नहीं हम जाएंगे क्योंकि जो ये रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा वीरान है, और इस रास्ते में ज़्यादातर जो घटनाएं होती रहती हैं, तो मैं इस रास्ते से नहीं आपको लेकर जाऊंगा, आपको दूसरे रास्ते से लेकर जाऊंगा। अब ये शक्ल देख रहे थे अपने ड्राइवर की कि भाई क्या बात करें क्या कहें इनसे। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि रात होते ही आप वापिस आ जाएंगे, वहां पर रात को आप रुकेंगे नहीं गाँव। अब जब ये बात सुनते हैं तो अरविंद कहते हैं कि उसका कारण क्या है कि भैया अब रात, लेट्स से अगर मैं वहां पर लेट हो जाता हूँ, अभी मैंने साइट वगैरह सारी देखनी है, जमीन वगैरह सब कुछ देखना है, और अब बताओ मैं क्या करूंगा, कैसे ये सब कुछ मैनेज करूंगा? अब इतनी आप जैसे कह रहे हो कि रास्ता भी वैसा है, तो मैं फिर कैसे आऊंगा आप बताओ? सरपंच साहब कहते हैं कि मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि आप ट्रक के आने का इंतजार कीजिए, जब कुछ लोग आपके साथ हो जाएंगे तो फिर ही आप वहां पे जाना। अब अरविंद कहते हैं कि कुछ लोगों का क्या है, ट्रक में दो चार जाने तो हैं, बाकी तो हमने जो मजदूरों को सोचा था। तो भाई अब मजदूर यहाँ पे तो हमें मिले नहीं, हम उस गांव में जाएंगे वहां पर देखेंगे भाई मजदूर जो हैं। तो सरपंच साहब हंस के कहते हैं कि वहां पर आपको कोई मजदूर नहीं मिलने वाला। अरविंद को लगता है कि भाई बहसबाजी का कुछ ज्यादा फायदा है नहीं, तो मैं इनसे कोई बहस ज्यादा करूंगा नहीं। अब ये चल पड़ते हैं उस गांव की तरफ, और कुछ ही जब दूरी रह जाती है गांव की तो सरपंच साहब वहीं पे गाड़ी खड़ी करने को कहते हैं और कहते हैं कि वापस मैं खुद ब खुद चले जाऊंगा, आपको यहाँ से अकेले यानी अपने ड्राइवर के पास ही जाना होगा, और एक बात प्लीज याद रखना कि आप वापस जरूर आ जाइए। अरविंद इस चीज को अनसुना करते हैं, और इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा चलते तो सरपंच साहब अरविंद के ड्राइवर के कलाई में एक धागा बांधते हैं और ये कहते हैं कि आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि किसी भी हालत में ये जो धागा है ये खुलना नहीं चाहिए। अरविंद को काफी अजीब लगता है, कहीं उनको हंसी भी आती है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को समझते हैं कि एक मान के तौर पर उन जो सरपंच साहब उन्होंने ये उनको कलावा है जो दिया है, धागा दिया है, तो ये कहते हैं कि ठीक है जी, मैं जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। वो बांध देते हैं और ड्राइवर भी जो है वो बंधवा लेता है। हाँ, अरविंद ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि ड्राइवर इनकी बातें सुनकर कुछ ना कुछ डरा हुआ तो था। क्या अरविंद को भी डरना चाहिए था? उनको ये बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब जो उनके साथ आगे होने वाला था वो जिंदगी में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्या ऐसा होने वाला था इस किस्से में, उससे पहले आप अपना फर्ज जरूर पूरा कीजिए, यानी कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर आपको ये बिल्डअप पसंद आ रहा है, और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो न्यू सब्सक्राइबर है। अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। जब अरविंद वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनको झलक मिलती है सरपंच साहब की बात की कि वहां पर आपको मजदूर मिलेंगे नहीं। वो गांव खाली खाली सा था, छोटा सा गांव था, कुछ ही घर थे और तकरीबन सभी घरों का दरवाजा बंद था। अब जब गाड़ी की आवाज आती है तो पहले घर से ही एक वृद्ध औरत बाहर निकलती है। जब वो वृद्ध औरत बाहर निकलती है तो ये देखते हैं कि हाँ, एक ट्रेडिशनल सी पोशाक उन्होंने पहनी हुई है, और ये बात करने की कोशिश करते हैं। जब औरत से बात होती है, सब कुछ उनको समझाया जाता है कि ऐसे हम फैक्ट्री बना रहे हैं, इस गांव से कुछ ही दूरी पर है, तो हमें मजदूरों की जरूरत है। तो ये औरत कहती है कि हाँ, आपको मजदूर दे देंगे। ये सुनकर अरविंद खुश हो जाते हैं और दिमाग में ही मन में सोचते हैं कि शायद सरपंच जी ऐसे ही बकियारे थे, अभी हमें मजदूर मिलेंगे और हम काम शुरू कराते हैं। जब वो औरत है वो अपने घर के पास जाती है और एक घंटा सा वहां पर बना हुआ था और उसको बजाना शुरू करती है। जब वो उसको बजाना शुरू करती है तो धीरे धीरे करके कुछ औरतें उस घर से बाकी घरों से बाहर आना शुरू होती हैं। ये देख के अरविंद हैरान हो जाते हैं कि भाई
मतलब मजदूर का मतलब तो लड़के होंगे, आदमी होंगे, तो ये तो औरतें आ रही हैं बाहर। देखते ही देखते औरतों का, लड़कियों का झुंड जो है वो खड़ा हो जाता है। एक बात जो इन्होंने और सरपंच जी ने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि जो ये डाकनी होती है ना, ये रूप बदलने में माहिर होती है, बड़ी खूबसूरत आपको नजर आएगी। आप इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि किसी लड़की के झांसे में मत आ जाना, क्योंकि क्या पता जो लड़की, जिस लड़की से आप बात कर रहे हो, या जो लड़की आपको मोहित करने की कोशिश करेगी, वो कोई इंसान ना होकर डाकनी हो। और हाँ, पूर्णमासी की चांद में इनका असली रूप नजर आता है। जितनी सुंदर ये आपको वैसे लगेंगी, पूर्णमासी में इनका असली रूप जितना क्रूप होगा कि आपसे सहा नहीं जाएगा। जब ये बातें अरविंद सुन रहे थे तो ये काफी अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि भाई मुझे कैसे, किस तरीके का आदमी समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर लड़कियों से बात करने आया हूँ, उनको पटाने आया हूँ। लेकिन जब ये कुछ खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं तो एक बार बस उनको देखते ही रह जाते हैं कि गांव में इतनी खूबसूरत लड़कियां। फिर भी इनका जो अपना काम था, ये औरत से बात करना शुरू करते हैं जो कहा जाता है कि वो गांव की सरपंचनी थी। अब जब ये उनसे बात की जाती है कि माँ जी, मेरा कहने का मतलब है कि हमें मजदूरों यानी कि मर्दों की जरूरत है, तो औरतों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब औरत जो होती है वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई मर्द है ही नहीं, जब ये बात सुनते हैं तो इनको काफी ज्यादा हैरानी होती है कि एक गांव जहाँ पे है ही सिर्फ औरतें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो औरत कहती है कि डाकनी की डर की वजह से कुछ जो मर्द हैं वो तो हमारे तकरीबन सभी शहर में है, कईयों को डाकनी ने मार दिया। अब ये दूसरी बार डाकनी का नाम सुन रहे थे और इनका ड्राइवर तो बस डरे जा रहा था। वो बस अपनी हिम्मत इनको अपने सामने तोड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब जब ये बात चलती है तो अरविंद कहते हैं कि बस मैंने पिछले गांव के सरपंच से भी ये बात सुनी थी, पता नहीं ये डाकनी का यहाँ पर क्या है, मुझे बताइए। तो फिर वही औरत जो है वो विस्तार से बताती है जो कुछ सरपंच ने बताया था। जब एक ही बात को दो बार सुनते हैं तो इनका ड्राइवर इनको साइड पर लेके जाता है, कहता है कि सर, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। अब दोनों में इस चीज की बहस होने लग पड़ती है कि तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। वो कहते हैं निकाल दो, जान से बढ़कर क्या कुछ है। मैं पिछले गांव में रहूंगा, आपको जरूरत पड़ेगी आप मुझे फोन कर लेना। नेटवर्क हालांकि काफी कम था वहां पर, बट फिर भी बात करने लायक था। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। काफी देर बहसा बजाई के बाद ये कहते हैं कि देख भाई, मुझे तो आना ही पड़ेगा, यहाँ पर सारा काम कराना पड़ेगा। अब ऐसा है कि मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो तू अभी जा सकता है जा, नहीं तो मेरे साथ शाम को चले जाना, फिर हम इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि रात को रुकने का तो मेरा यहाँ पर सिस्टम लग ही नहीं रहा। अब है ही सारे औरतें, तो मैं कहाँ रुकूंगा। ये बात इनकी जो वृद्धा है वो औरत है वो सुन रही थी और वो कहती थी कि नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे घर में रुकोगे। अब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं माताजी, अब आपके घर में भी लड़कियां होंगी। कहते हैं नहीं, मेरे घर में सिर्फ मैं हूं, तो तुम मेरे घर में रुकोगे। अब तुम वापस कैसे जाते रहोगे वहां पे। एक बात अरविंद जो कहते हैं कि मैंने बाद में नोट की, तब मैंने नोट नहीं की, कि बार बार उस औरत का ध्यान मेरे मोली यानी वो धागे की तरफ जाता था। जैसे ही उसकी तरफ वो ध्यान जाता था, इसका मैं कारण बाद में समझा, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी। अब ड्राइवर, मैं और कुछ जो औरतें थी, हम वहां पर साइट पर जाना गए। वहां पर जाके मैंने उनको समझाया कि पहले तो साफ सफाई करनी है। जब साफ सफाई की बात हुई और पैसों की बात हुई तो वो झट से मान गई। दूसरी बात, उन्होंने आर्ग्यू किया ही नहीं कि कम है, हालांकि मैंने उनको काफी कम ऑफर किया था। इसके बाद अब वो शुरू करती हैं साफ सफाई का काम। हैरानीजनक तौर पर वो इतनी जल्दी साफ सफाई कर लेती हैं जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। यानी कि अगर दुगने मजदूर भी लगे होते और 2 दिन भी काम करते, उतनी जल्दी वो काम कर नहीं सकते थे जितना इन औरतों ने कर लिया। मैंने सोचा कि भाई ये तो मेरे के लिए फायदे का सौदा है। अच्छा ही हुआ कि यहाँ पर मर्द नहीं है, जो काम औरतें कर रही हैं ये तो कई गुना ज्यादा रफ्तार में कर रही हैं, मेरे लिए ये फायदेमंद है। अब इतनी जल्दी कैसे कर रही हैं, ये तो यहाँ पर आती हैं रहने की, हो सकता है कि लकड़ियां वगैरह चुनती हों, सब कुछ ये यहाँ पर अपना जो गुजर बसर करती हैं, तो उसकी वजह से इनको काफी ज्यादा आदत है। लेकिन अब जब शाम हो रही थी तो ड्राइवर इनका कहता है कि सर अब मैं जा रहा हूँ। अब दोपहर के समय में उसके साथ मेरी बहसा बसाई हो चुकी थी। अब मैं कितना उसको रोक सकता था, इसलिए मैंने कहा कि भाई तू जा, मैं यहीं पर रुकूंगा। आज रात मेरी काफी ज्यादा खातिरदारी हुई इस गांव में। मेरे माजी ने काफी अच्छे अच्छे तरीके के व्यंजन बना के खिलाए और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं बाहर आया हूँ।
क्या इतनी सेवा? मैं बाद में सोचता हूँ कि एक बकरे को हलाल करने से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है, शायद इसीलिए थी। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। वो जो ड्राइवर है वो सुबह के समय आता, शाम के समय चले जाता, और जो हफ्तों का काम था वो दिनों में निपट रहा था। इतनी जल्दी काम करनी थी। और इस काम करते करते एक लड़की थी, ईशा, जो मेरे करीब रहने की कोशिश करती थी। और मैं झूठ नहीं कहूंगा कि सरपंच साहब की बात को तो मैं पूरी तरह भूल ही चुका था, और कहीं ना कहीं मैं भी अट्रैक्ट हो चुका था। मुझे भी वो काफी अच्छी लगती थी, मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। और बातों ही बातों में मैंने उसको पूछने की कोशिश की भी कि गांव में मर्दों का क्या है, यहाँ पर रहते नहीं है। तो फिर वो बताती कि मेरे पिताजी भी शहर गए हैं, मैं भी शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ, वहां पर मैं बसना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गांव यहाँ का पसंद नहीं है। बट फिर मैं कर क्या सकती हूँ, यहाँ पर अब रहता है कि औरतें हैं और हम ही गुजर बसर करती हैं। फिर बात हुई डाकनी की शुरू। हाँ, वो डाकनी के बारे में बताती है कि यहाँ पर जो डाकनी है उसने कई मर्दों को मारा है, इसलिए मर्द यहाँ पर डर के मारे रहते नहीं है। और तो और जो आसपास के गांव हैं वहां वो भी इस गांव में आना सही नहीं समझते, खास तौर पर मर्द। आप काफी समय बाद ऐसे मर्द हैं जो यहाँ पर रहने, या यूं कहें कि काम के तौर पर ही रहने आए। अब जो ट्रक था वो भी आ चुका था, इन्होंने टेंट वगैरह का बंदोबस्त तो कर लिया था, लेकिन अब इनका जो रहन सहन था वो उस बूढ़ी औरत के साथ ही हो रहा था, उसके पास ही हो रहा था। इसलिए इनको जरूरत नहीं थी। और जो ट्रक वाले थे वो भी रात के समय में इस गांव में रुकते नहीं थे, क्योंकि जो कहानियां हैं वो भी सुनकर आए थे। कुछ समय बीतता जा रहा था, ये भी हैबिचुअल हो रहे थे। बीच बीच में ये उस गांव में गए, सरपंच साहब ने उनको समझाने की कोशिश की कि क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई अनयूजुअल कुछ ऐसी औरत है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहा कि कोई भी ऐसी मुझे नहीं लगी, ये आपका वहम है। आज नहीं तो कल ये वहम साबित होगा, और देखना आप भी उस गांव में जाना शुरू कर देंगे। सरपंच साहब की जो बात थी वो काफी ज्यादा लॉजिकल थी कि अगर ऐसा है तो उस गांव में कोई मर्द रहता क्यों नहीं। ये बात का जवाब इनके पास था नहीं, बट फिर भी ये कहते हैं कि जैसे वहम आपको है वैसे ही वहम उनको भी होगा कि यहाँ पर कोई ऐसी चुड़ैल रहती है जो मर्दों को शिकार बनाती है। या यूं कहे दूसरे शब्दों में कि अरविंद तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनको एक और कारण मिल चुका था वहां पर रहने का, ईशा, जिसको ये पसंद भी करने लगे थे, और जिसकी खूबसूरती तो देखकर ये बस देखते ही रह गए थे उसको। अब धीरे धीरे काम चल रहा था, मजदूरी का काम तो इनके लिए बिल्कुल सही हो चुका था। अब धीरे धीरे जो ये पड़ाव था ये अंत की ओर बढ़ रहा था। उसका कारण है कि जो जितनी उन्होंने जमीन समतल करनी थी, जितने मेजरमेंट लेने थे, वो तारीख पास आती जा रही थी। उस दौरान अब रात आती है पूर्णमासी की। ये सो रहे थे अपने घर में, दूसरे कमरे में वो बूढ़ी औरत सो रही थी। अब ये पानी पीने के लिए उठते हैं। अब बूढ़ी औरत जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, ये काफी धीरे धीरे अपने जो शूज तक हैं, जो जूते तक हैं, वो भी नहीं पहनते, ताकि जूतों की आवाज से कहीं वो उठ ना जाए। धीरे धीरे ये शुरू करते हैं घड़े की तरफ जाना, जो दूसरी जगह पे रसोई की तरफ पड़ा हुआ था। जब ये पानी पीने के लिए जा रहे थे, धीरे धीरे अचानक इनकी नजर पड़ती है उस कमरे की तरफ जहां पर वो बूढ़ी औरत सो रही थी। कमरा खुला था, लेकिन एक चीज और, खिड़की भी खुली थी। उस खिड़की से वो चांद की रोशनी बिल्कुल सीधी उसकी टांगों पर पड़ रही थी। लेकिन जो वो टांगे थी वो किसी इंसान की तो बिल्कुल लग नहीं रही थी। इतनी गली सड़ी टांगे, मांस तो सिर्फ वहां पर नाम का हो, जितना भी था वो गला हुआ, बिल्कुल हड्डियां ही हड्डियां। ये देख के ये दंग रह गए। आज इनको वो सारी बातें याद आ रही थी सरपंच साहब की, कि डाकनी इतनी क्रूर होगी कि तुमसे सहा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने डाकनी का चेहरा देखा नहीं था, लेकिन उसके शरीर के जो पांव थे, टांगे थी, वही देखकर ये बस डर के मारे कांप रहे थे। सूरज की किरणों से, चंद्रमा की किरणों से जो उसकी टांगों पर असर था, ये चीज की गवाही दे रहा था कि जिस बूढ़ी के घर में ये रह रहे हैं, जो अपने आप को सरपंच कहती है, ये वही डाकनी है, ये वही मर्दों का शिकार करती है, और ये मेरा शिकार भी करेगी। लेकिन इसने मेरा शिकार आज तक किया क्यों नहीं? अचानक इनको अपनी कलाई पर बंधा हुआ धागा नजर आता है।
फिर ये सोचते हैं कि शायद यही कारण है जिसकी वजह से ये अब तक मेरा शिकार नहीं कर रही। अब इनका मन जो है वो विचलित हो रहा था। ये सोच रहे थे कि कैसे करके मैं इस घर से बाहर जाऊं, लेकिन अगर मैं इस घर से बाहर जाने की करता हूं आज रात को, तो फिर ये मुझे पकड़ लेगी और मेरा क्या होगा किसी को पता तक नहीं लगेगा। ये बड़ी मुश्किल से इंतजार करते हैं सुबह होने का और ये बात करना चाहते हैं ईशा से। अब ये अगले दिन ईशा से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वो पूछते हैं कि मुझे ये बताओ, ये डाकनी का सीन क्या है और ये डाकनी किस तरीके से प्रचलित है। तो फिर ईशा बताती है कि कहा जाता है कि इस गांव में कुछ मर्दों के झुंड ने किसी एक औरत के साथ गलत काम किया था। वो जो शब्द है मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब का एल्गोरिथम में कुछ ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है। जब उस औरत ने इस गांव में शोर मचाया लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। उस गांव को ही, उस औरत को ही उल्टा चुड़ैल ठहराकर, डायन ठहराकर इसी चौराहे में बांध कर उसको आग लगा दी गई। उसके बाद से तो मर्द यहाँ पर आने से घबराते हैं। पुलिस भी, कोई पहले वारदात होती थी मर्दों के मरने की तो पुलिस भी इस गांव में आती नहीं थी। दूसरे गांव के लोग आते थे, यहाँ पर जो डेड बॉडी होती थी उसको उठाते थे, लेके चले जाते थे। लेकिन आप काफी समय बाद एक ऐसे मर्द है जो यहाँ पर आए हैं। शायद आपको लगता है कि डाकनी जैसी कोई चीज होती नहीं। हाँ, कल रात से पहले अरविंद को ये लगता था कि डाकनी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन कल रात से उनको ये यकीन हो चुका था। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उसको कैसे झुठला सकते थे, अपने आप को कैसे बेवकूफ बना सकते थे। अब वो बात करने की कोशिश करते हैं। फिर वो धीरे धीरे कहने की कोशिश करते हैं कि जो कल रात उनके साथ हुआ, जब ये सारी बात ईशा को बता रहे थे तो ईशा इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि शायद उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं, और पता होगा भी कैसे। एक बूढ़ी औरत जो सरपंचनी बनने का ढोंग कर रही है वही डाकनी थी, वही इन सब के बीच में रह रही थी। उन्होंने ही किसी के बच्चे को, किसी के पति को, किसी के भाई को, किसी के पिता को मारा। ईशा कहती है कि आप आज रात को मेरे घर में आना, मैं कुछ जो अपनी सहेलियां हैं, कुछ गांव की औरतें हैं, सियानी औरतें हैं, उनके साथ बात करके रखती हूँ और हम उस बूढ़ी को पकड़ेंगे। उस बूढ़ी को पकड़ेंगे और पूछेंगे कि क्या वही डाकनी, उसको बांध कर। अब अगली रात यही होता है। जब रात होती है, रात के पहर में जब वो बूढ़ी सो रही होती है, धीरे से उस घर से बाहर निकलते हैं और जहां ईशा का घर था वहां जाते हैं। ये देखते हैं कि वहां पर कुछ औरतें थी। अब ईशा कहती है कि मैंने सब कुछ बता दिया इनको, बस हमें अब उस औरत को पकड़ना है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज करनी पड़ेगी। या कहते हैं कि बताइए क्या करना है। जो ये आपने धागा पहन रखा है ना कलाई पर, इसको उतार दीजिए, क्योंकि काफी दिन से हम ये देख रहे हैं, ये धागा है, क्या आपको पता है कि ये शिकार की निशानी है। जब ये अरविंद बात सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनकी बात इतनी समझ में आती नहीं है। सिर्फ शिकार का नाम सुनकर ये डरते भी हैं और हैरान भी रह जाते हैं। फिर ईशा इनको समझाती है कि जो गांव के लोग हैं वो भी पक्का मिले होंगे इस डाकनी से। वो अपने आप को बचाने के लिए शिकार बनाकर भेजते हैं इस डाकनी को, इसलिए तो वो डाकनी आपको अपने घर में रख रही थी और मौका मिलने पर आपका शिकार करने वाली थी। ये निशानी है इस शिकार की, आप इस धागे को उतारिए। कहीं ऐसा ना हो जब हम उसको पकड़ने जाएं तो सबसे पहले वो आपका शिकार बना ले। हमें नहीं पता कि हम उसको कैसे काबू में करेंगे, लेकिन आप ये धागा उतार दीजिए। अब जब ये अरविंद सुनते हैं तो धागा उतारने की सोचते हैं, लेकिन अचानक से इनके मन में एक बात आती है कि अगर उस डाकनी ने मेरा शिकार करना होता तो फिर करना दिया होता। इतने दिन मैं वहां रह रहा हूं, अगर ये धागा ना होता तो आज ये सभी औरतें मुझे धागा उतारने के लिए कह रही हैं। बड़ी अजीब बात है, ऐसा भी क्यों। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं धागा नहीं उतारूंगा। हाँ, अगर वहां पर जाकर कुछ ऐसी दिक्कत हुई जहां पर मुझे लगेगा कि धागा उतारना चाहिए तो मैं उतार दूंगा। लेकिन अब ईशा का जो हाव भाव था वो अचानक से तब्दील हो रहा था, जैसे कि वो काफी इरिटेट हो गई है। कभी भी आज तक अरविंद ने ईशा को इस हालत में नहीं देखा था। वहीं दूसरी औरतें भी काफी गुस्से से इनकी तरफ देख रही थी, जैसे कोई बात ना माने और उसका गुस्सा हो। अरविंद फिर भी अपनी बात पर अड़े हुए थे और वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसको नहीं उतारूंगा, मैं वहीं जाके उतारूंगा। लेकिन अब ये आवाजें कुछ अजीब सी होने लग पड़ी। ईशा की जो आवाज इतनी मनमोहक थी, इतनी प्यारी आवाज थी, वो आवाज में अब थोड़ा सा भारीपन था।
थोड़ा सा गुस्सा था और अजीब सा डरावनापन। अब महसूस हो रहा था अरविंद को कि क्या इस गांव में सिर्फ वही औरत डाकनी है या फिर ये सारा गांव ही डाकनियों का है। ये जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और बाहर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कल थी पूर्णमासी की रात, चांद तो आज भी निकला था। रोशनी उसकी वैसे ही बरकरार थी जैसे ही औरतें उसके पीछे आती हैं। जो अंदर औरतों का रूप था और जो बाहर औरतों का रूप है, उसको देखकर अरविंद आज पछता रहा था। उसको सरपंच की बातें याद आ रही थी, उसको वो ड्राइवर की बातें याद आ रही थी कि रात में यहाँ पे नहीं रुकना। जो इतनी सुंदर थी ईशा, उसको इतनी बदसूरत लग रही थी। किसी भी औरत का, किसी भी इंसान का सबसे बदसूरत रूप अगर आप महसूस कर सकते हैं, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वही था। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद को इस चीज की तसल्ली थी कि एक धागा जो है उसने डाला है। फिर भी डर तो था, क्योंकि जिनके साथ वो कुछ दिनों से, काफी समय से काम कर रहा था, सारे दिन उनसे मजदूरी करा रहा था, उनमें से कई काफी खूबसूरत भी थी, काफी ज्यादा फेमिलियर भी थी, आज वही चुड़ैले बनकर उसके सामने खड़ी हुई है। वो ये हजम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। हाँ, एक काम कर सकता था, भागने का। अब वो सरपट भागता है उस गांव की तरफ। उसको डाकनियों की आवाज आ रही थी, जैसे डाकनियों की फौज पूरी उसके पीछे लगी है, लेकिन उसको छू नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने एक समझदारी की थी। वो धागा नहीं उतारा था। अगर वो धागा उतार देता तो ये कहानी सुनाने के लिए कोई बचता ही ना। फिर भी वो भागता है, जितना तेज हो सके भागता है। जब जान जोखिम में पड़ी हो तो हर कोई बोल्ट बनता है। आज अरविंद भी यही बना था। भागते भागते बस वो उस गांव की हद में आ जाता है और ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ता है। हाँ, वो पीछे मुड़ के देखता, वहां पर कोई था नहीं। वो बच चुका था उन डाकनियों से, उनके प्रकोप से। अगर वो उनके हत्थे चढ़ जाता तो उसके शरीर के कितने टुकड़े होते, ये कभी सोचा भी नहीं होगा अरविंद ने। जब हाय हल्ला मचता है तो सरपंच साहब सभी बाहर आते हैं और अरविंद सबको ये किस्सा बताते हैं कि वो गांव में एक डाकनी नहीं, वो सारे का सारा गांव ही डाकनियों का। ये इमीडिएटली अपने हेड ऑफिस फोन करते हैं रात के समय में, उनको सारा किस्सा बताते हैं, लेकिन उनका कोई ये किस्सा मानने के लिए तैयार था ही नहीं। कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था और ये अपनी नौकरी भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको फोर्स किया जा रहा था वहां काम करने के लिए। आज इस बात को 18 साल हो गए। 18 साल वो फैक्ट्री बनना तो दूर की बात, वहां पर तो नींव तक नहीं रख सकी, और मौतें वहां पर कम से कम 10 हुई हैं। अरविंद अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि किस अच्छे समय में उन्होंने वो धागा धारण किया था और वो बच गए, वरना 10 नहीं 11 मौतें होती। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और जो ये किस्सा है ना, ये भी भाई इतना अजीब किस्सा है, और मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ी सी एहतियात बरतूं इस किस्से को सुनने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा किस्सा है जो एक टाइम लूप में फंसा हुआ हॉन्टेड किस्सा है। और दूसरी बात, ये दिल्ली का किस्सा। तो भाई मैं भी दिल्ली जाता हूँ, कई बार रात के समय में कैब लेनी होती है, और जब टैक्सी वाला ही आपका भूतिया हो या पूरी टैक्सी ही भूतिया हो, फिर सुरजीत कहते हैं कि ये इनकी गाड़ी है, गाड़ी खराब होने की वजह से इन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर दी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा इनको पता नहीं था कि बसेस वगैरह की सर्विस इनके एरिया की तरफ कितनी देर तक चलती हैं। अब ये बस का वेट कर रहे थे तो अचानक इनके कंधे पे कोई टैप करता है। जब ये देखते हैं तो बस इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओए प्रकाश, तू? अरे भाई, इतने सालों बाद? पहली बात तो भाई तू वैसे का वैसा ही है, मैंने झट से पहचान लिया। अरे सुरजीत, तू भी तो वैसे का भाई, मैंने तुझे देखा फ्रंट से कि यार बंदा जाना पहचाना लग रहा, लेकिन इतने साल ना फेसबुक पर कनेक्ट। अरे भाई, कॉलेज में इतना हमने हंगामा किया, इतना शरारतें की, इतनी मस्ती की, और देख कैसे हम भूल गए। ये प्रकाश था, सुरजीत का दोस्त, जो काफी समय से, जब से कॉलेज छूटा था तो बस गुम से गए थे।
लेकिन आज इतने समय बाद कभी सोचा ना होगा इन्होंने कि यहाँ पर मिलना होगा। ये सोच रहे थे कि शायद गाड़ी जो है इसी वजह से खराब हुई होगी कि हमें दोस्तों को मिलना है शायद, या फिर कोई और कारण था। ये तो एक छोटा सा कारण था, इसका बड़ा कारण जो था वो आगे पता लगेगा। प्रकाश के साथ उसकी पत्नी थी, बाइक पर एक छोटा सा बच्चा भी था। मिलते हैं, काफी खुश होते हैं। बातों बातों में सामने रेस्टोरेंट होता है, खाने पीने का प्रोग्राम होता शुरू होता है। अब खाते पीते काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और अब रात के कुछ 11:30 के आसपास का समय हो गया था। जब खाना वगैरह खत्म होता है तो प्रकाश कहता है कि भाई कैसे जाएगा। अब मैं प्रकाश को तकलीफ देना नहीं चाहता था कि प्रकाश पहले मुझे छोड़कर आएगा, बस तो शायद मिलने नहीं वाली थी, लेकिन कैब होगी मैं कैब कर ही लूंगा। तो कहते हैं भाई बस आती है, कोई बात नहीं, बस आती है यहाँ पे। अरे कहते हैं इस समय कौन सी बस आती है? कहते हैं नहीं यार आती है, मैंने 1-2 बार पहले भी ली है बस। प्रकाश को लगा होगा भाई अब बंदे की रूटीन है तो होगा, चलो भाई हेलो आए, सारा खाना वगैरह खाया, अब अगली बार मिलने का कहकर प्रकाश, उसकी वाइफ और बच्चा चले जाते हैं। अब ये अपना मोबाइल निकालते हैं और कैब बुक करने की करते हैं, लेकिन ये क्या, कोई भी कैब बुक नहीं हो रही। अरे भाई सच, मैं तो भूल ही गया, आज तो कैब वालों की हड़ताल है। अरे यार बुरा फंसा, अब मैं कैसे घर जाऊंगा? मेरा घर यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर है। अरे भाई, लेकिन प्रकाश को भी कैसे खेचल दे सकता था? उसकी वाइफ साथ थी, बच्चा साथ था, इस रात के समय में वो कैसे अकेला छोड़ता? चलो भाई कोई बात नहीं, अब मैं पैदल चलना शुरू करता हूँ, देखता हूँ कोई लिफ्ट वगैरह मिलती है, कई बार टैक्सी वगैरह वाला कोई वैसे ही होता है, देखते हैं मिल जाएगा। सोच इनकी ठीक थी और इनको मिला भी। अभी 1-2 किलोमीटर आगे चलते हैं, सुनसान सा थोड़ा सा रास्ता शुरू हो रहा था, वहां पर देखते हैं कि एक एम्बेसडर कार लगी हुई है। उसका जो प्लेट थी वो येलो कलर की थी, यानी कि टैक्सी थी। लेकिन एम्बेसडर, भाई आज के ज़माने में एम्बेसडर की टैक्सी कौन सी होती है? लेकिन फिर भी इनको अजीब तो लगता है, लेकिन अंधा क्या मांगे दो आंखें, इनके लिए टैक्सी तो दो आंखें थी, क्योंकि अब इनको अपने घर जाना था। ये जैसे जैसे टैक्सी के पास आते जा रहे थे, इनको लग रहा था कि शायद टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ हुआ, वो उसको आगे से डेंट लगा हुआ था, लेकिन फिर भी खड़ी हुई थी, स्टार्ट थी। तो ये जो है उस विंडो के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई है और माथे पर भी थोड़ा सा कट लगा हुआ। पहले तो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि बंदा भाई जिसको इंजर्ड हुई है वो टैक्सी में कर क्या रहा है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि शायद एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा और अब अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया। ये कहते हैं कि हालांकि हड़ताल है तो बट फिर भी क्या तुम मुझे लेकर जा सकते हो? तो वो आदमी बड़े अजीब से तरीके से कहता है कि कौन सी हड़ताल? तो ये उसके तरफ हैरानी से देखते हो, कहते जाना कहाँ है? तो ये जगह का नाम लेते हैं। भाई अब चलो ले लेते हैं, इसमें जगह का नाम लेने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उस जगह के साथ इस चीज़ का, हॉन्टेड चीज़ का कोई लिंक नहीं है। तो इन्होंने साकेत कहा कि भाई साकेत जाना था। साकेत इनकी जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर था, क्योंकि जो इनका एरिया था वो कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भी पीछे का एरिया था। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वही जो इन्होंने कहा कि 20-25 किलोमीटर का दायरा था। अब जब ये टैक्सी के पीछे बैठते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि जो टैक्सी के अंदर का माहौल था बिल्कुल पुराने जैसा ही था, जैसे कि कुछ भी यूएसबी केबल नहीं थी। और जो वो नोट करते हैं, जो रेडियो तो था, जो कैसेट वगैरह लगा था, कैसेट्स पड़ी थी। इनको काफ़ी अजीब महसूस होता है। कुछ समय बाद इनको एक जिंगल सुनाई देता है रेडियो पे। ये वो जिंगल था जब ये छोटे होते सुनते थे। अरे यार ये तो 1990 के आसपास की आवाज़ है। ये आज इस टैक्सी में रेडियो में कैसे बजा? हो सकता है भाई रेडियो में बजता हो, हमने तो काफी समय हो चुका है रेडियो को सुने को, माइट भी पॉसिबल। यही सोच रहे थे कि अचानक से एक बार एक जगह पे आके टैक्सी रुकती है। एक बच्चा जो है वो आगे की सीट पर बैठता है। जब ये बच्चे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि भाई साहब रात के 12-12:30 बजे के आसपास एक बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में है, और जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो भी काफी पुरानी लग रही है, किसी पुराने से स्कूल की यूनिफॉर्म। और वो बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि पीछे कोई बैठा है। अब जो वो बच्चा कुछ समय आगे जाके उतरता है, वो उसको 1 रुपए का नोट देता है। जब इसको 1 रुपए का नोट देता है ड्राइवर को, तो ये बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि भाई 5-6 किलोमीटर चले और 1 रुपए? तो वो टैक्सी वाला कहता है कि इतना ही लगता है भैया। अब ये काफी ज्यादा हैरान थे,
क्योंकि जब ये बैठे थे टैक्सी में तो इन्होंने भाड़े की बात भी नहीं की थी जल्दबाजी में कि भाई अंधा क्या मांगे, 2 आंखें वाली बात थी। अभी ये सोच ही रहे थे कि भाई मैं भाड़े वाली बात करूं, 5 किलोमीटर का इसने 1 रुपया लिया है, वो भी नोट। अरे यार नोट मैंने इतने सालों बाद देखा। ये समझ नहीं पा रहे थे। और वो बच्चा जब उतरा और अंधेरे में कहां गायब हो गया कुछ नहीं पता। अब उसके बाद ये थोड़ी सी आगे चलते हैं तो अचानक से फिर टैक्सी रुकती है। 2 बूढ़ा बूढ़ी जो है वो बैठते हैं। बूढ़ी जो औरत है वो पीछे इनके साथ आके बैठती है और बूढ़ा आगे बैठता है। अब वो कहते हैं कि किसी फला फला हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, वहां जाना है। ये एक चीज गौर करते हैं ठीक वैसे ही कि जो बच्चा है जैसे उसने इनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, वैसे ही वो बूढ़ी औरत भी इनको बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही। ये औरत की तरफ देखी जा रहे हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने जो है वो अस्पताल में फोन कर लिया था ना कि हमें रात में इमरजेंसी में आना है। कहती मैं भूल गई। अब वो उनके साथ थोड़ी बहस करने लग पड़ता है औरत के साथ, और टैक्सी वाले को कहता है कि कहीं एसटीडी के पास रोक देना, क्योंकि हमने फोन पर बात करके एक बार हॉस्पिटल अस्पताल से कंफर्म करना है। अब वो कहता है कि इस समय मुझे पता नहीं कहाँ पर एसटीडी है, अब मैं आपको हॉस्पिटल उतारूंगा। अब ये सोचते हैं कि भाई मोबाइल के ज़माने में मैं मतलब ये सुन रहा हूँ कि एसटीडी पीसीओ। अरे यार ये समझ मुझे नहीं आ रहा, ये माजरा क्या है। ये अपने मोबाइल निकालते हैं और देखते हैं कि फ़ोन तो बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है। ये सोच रहे थे कि ये उस वृद्धा को कहेंगे कि आप फ़ोन पर बात कर लीजिए, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए। लेकिन ये क्या देखते हैं, जब ये देखते हैं कि उस वृद्धा के हाथ में पर्ची थी, हल्की हल्की रोशनी जब स्ट्रीट लाइट्स की वहां पर पड़ रही थी, फ्लैश पड़ रहा था, वहां पर जब ये डेट देखते हैं, वो डेट देखकर हैरान रह जाते हैं। वो डेट थी 1992 की। ऐसा कैसे हो सकता है 2012 में 1992? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब ये इनका सर चकरा रहा था, इनको कुछ अजीब सा फील हो रहा था कि कहीं मैं किसी गलत जगह में तो नहीं आ गया। ये सोच ही रहे थे कि हॉस्पिटल आता है, वो वृद्धा और वृद्ध उतरते हैं, फिर वो 2 सवा 2 रुपए देते हैं। ये फिर हैरान, चवन्नी तो इन्होंने शायद अपने जीवन में बहुत समय बाद देखी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। आज के ज़माने में तो इन सिक्कों की तरफ कोई देखता तक नहीं, और ये टैक्सी वाला इस महंगाई के ज़माने में ये इनसे ले रहा है। अब ये सोच रहे थे, साथ के साथ डरे जा रहे थे। अब अचानक कुछ आगे जाकर टैक्सी रुकती है, इनके घर से कुछ 4 किलोमीटर के पीछे। वो टैक्सी वाला कहता है कि बस मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। ये तो सुनने के लिए बेताब थे कि शुक्र है टैक्सी रुकी। ये कुछ नहीं कहते, उतरते हैं और उसको कहते हैं कि कितने रुपए हुए। वो 10 रुपए कहता है। ये 10 रुपए का नोट निकाल कर उनको देते हैं। ये भी नहीं पूछते कि इतनी दूर आने के 10 रुपए कैसे, बस ये जान छुड़ाते हैं। अब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इनके मन में ख्याल आता है कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ नहीं था। उसके बाद ये दौड़ लगाते हैं घर की तरफ। 2 दिन ये अगले बीमार रहते हैं काफी ज्यादा। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या इस बात का कोई जवाब था? क्या इस बात का कोई जवाब इनको मिला? तब शायद नहीं मिला, काफी दिन नहीं मिला, शायद काफी साल नहीं मिला। 4-5 साल के बाद ये एक जगह स्टैंड की तरफ जाते हैं। कुछ वहां पर गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं। कुछ इनकी गाड़ी में खराबी थी और सेकंड हैंड पार्ट या यूज्ड पार्ट इन्होंने लेना था। अचानक इनकी नजर एक एम्बेसडर कार पर जाती है। ये उस कार को कैसे भूल सकते थे। वो कार काफी बुरी हालत में, खटारा हालत में एक कोने पर लगी हुई थी। ये देखते हैं, ये उस कार की तरफ जाते हैं, शीशे को बाहर से साफ करते हैं। हूबहू वैसे ही सीट्स जैसे ये कुछ साल पहले जहां पर बैठे थे, वैसा ही रेडियो वैसे ही लगा हुआ है। अंदर कुछ खून के धब्बे, जहां पर टेंट इन्होंने देखा था ठीक वहीं पर टेंट। अब ये देखते हैं कि ये कार का एक्सीडेंट हुआ, मतलब ये कार कब से बंद हुई, डोंट नो, कैसे हो सकता है। आसपास पूछना शुरू करते हैं,
कुछ समय बाद इनको काफी बुजुर्ग इंसान दिखाई देते हैं एक दुकान पर। ये पूछते हैं कि ये आपको पता है ये कार किसकी थी और ये क्या हुआ उसके साथ? तो वो बताते हैं कि हाँ, ये कार थी अमरीक की। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो मारा गया बेचारा, और बाद में फिर ये तब से यहीं पे लगी है। एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं था, देखो डेंट ही लगा हुआ, ये बस यही था। पता नहीं एक झटके से वो मर गया। उसके शायद सर पर चोट लगी थी, कट लग गया था, जिसके घाव जो थे काफी गहरे थे, और वो मर गया। अब सुनकर उनको काफी दुख होता है कि भाई जिस ड्राइवर के साथ इन्होंने ड्राइव किया था तो उसके साथ ये हुआ। और ये कहते हैं कि अच्छा, तो ये कहते हैं काफी साल हो गए होंगे? कहते हैं हाँ बेटा, काफी साल हो गए, 20-25 साल हो गए। जब ये सुनते हैं तो ये हैरान रह जाते हैं, 20-25 साल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बुजुर्ग कहता है मतलब मैं समझा नहीं। वो कहते हैं कि अंकल जी, मैं तो कुछ साल पहले इस पे बैठा था रात के समय में। अंकल उसको काफी हैरानी से देखते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, ये बातें मैंने एक दो जानों से और सुनी है। कहते हैं कि आज भी अमेरिका का भूत ये टैक्सी चलाता है और कोई ना कोई उस पर सफर करता है। तुमने भी किया, मेरे लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं। लेकिन एक्सीडेंट जो है वो तो 20-25 साल पहले हो चुका था। अमेरिका उसमें मर चुका था। आज इनको अपने उस सवाल का जवाब मिल चुका था, लेकिन एक जो सवाल आज भी अनसुलझा है वो ये है कि ये किसी टाइम लूप में फंसे थे। किस हिस्से में फंस चुके थे कि ये पास्ट में चले गए और इन्होंने सफर किया एक भूतहा टैक्सी पर। आज ये अपनी जान की खैर मनाते हैं, शुक्र मनाते हैं कि बच गए, वरना अगर उसी टाइम लूप में ये भी फंस जाते हैं तो ना जाने क्या होता। आई होप ये आपको किस्सा पसंद आया हो। अगर किस्सा पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के कुछ कमेंट्स की ओर, कमेंट सेक्शन की ओर, और देखते हैं कि भाई शाउट आउट ही है ज़्यादा, तो जल्दी से आज शाउट आउट करते हैं और साथ में हम देखते हैं भाई। अच्छा, पहले सच एक और था जो लास्ट टाइम मैं भूल गया था। राहुल अग्निहोत्री ने जी भी कहा था कि यही स्टोरी सर कुछ समय पहले भी सुनाई सी आपने, दिवाली के साथ रिलेट करके, और आज फिर शिवरात्रि के साथ ऐड कर दी आपने ये वीडियो। भाई मुझे बता दो भाई, मैंने कब दिवाली वाली बात सुनाई थी? जहां तक मेरा ख्याल है कि दिवाली वाली स्टोरी तो मैंने एक ही सुनाई थी और वो भी अलग थी। तो जो राहुल जी हैं, राहुल जी प्लीज आप वो मुझे एपिसोड टैग कर देना। वैसे मैंने आपको मैसेज भी किया है कि भाई मुझे आप वो बताओ एपिसोड, इतनी गलतफहमी आप क्यों सभी पाले हुए हो? मैं मानता हूँ कि भाई रोज मेरी स्टोरी आती है, कुछ कुछ स्टोरीज मिक्सअप हो सकती हैं, लेकिन इतने बड़े इल्जाम मैं नहीं सहन कर पाऊंगा भाई। जरूर मुझे बताना यार, वेरी फनी। अब हम बढ़ते हैं आज के शाउट आउट्स की तरफ। हैप्पी सिंगलाटी कहते हैं अगले वीडियो में हमारा भी नाम ले लेना भाई, हम भी फेमस हो जाएंगे। भाई मैं ही फेमस नहीं हूं तो आप कैसे हो जाएंगे? इतना सा चैनल है 4.5 सब्सक्राइबर्स का, बट फिर भी भाई आप मेरे लिए फेमस हो जाओगे। आपका नाम याद रखूंगा, हैप्पी सिंगलाटी जी, मेरे भाई का नाम भी हैप्पी है, सो इजी हो जाएगा उसके लिए। देन हम बढ़ते हैं अगले अपने शाउट आउट की तरफ। अरविंद नागर जी कहते हैं शिवरात्रि को, अच्छा ये तो भाई वही साहब थे जिनको मैंने ठाट भैया किया था। अब जसमीत बरार जी कह रहे हैं कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते, जसमीत एंड द वे यू टेल द स्टोरी विद प्रॉपर पॉज एंड इंटरेस्ट। जसमीत बरार जी, आपका नाम भी ले लिया और बहुत बहुत धन्यवाद किया, आपने चैनल पे कमेंट किया और साथ के साथ ही आपने शाउट आउट के लिए कहा। लेकिन एक छोटी सी जिसे कहते हैं ना कि गलती की माफी, आपने सिर्फ इस चैनल पर पहले एक कमेंट किया है और वो भी शाउट आउट के लिए, तो मैं कैसे भैया आपका नाम ले लूंगा आपके बिना कहे? मुझे कैसे पता कि आप चैनल को देखते हो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे? आज आपने कमेंट किया और हमने 2 मिनट नहीं लगाए नाम लेने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो भी बाकी मेरे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं उनको शाउट आउट करूं, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे शाउट आउट करने से कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज जल्दी से सारे शाउट आउट कर देना। और आई थिंक आज के जो कमेंट्स हैं वो सब काफ़ी हैं, क्योंकि जो एपिसोड है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहीं पे एपिसोड को विराम लगा देते हैं और अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।